So we are starting with a very important topic now, demand and supply के section में, that is indirect tax. Indirect tax क्या होता है? देखो indirect tax की knowledge हमने supply के topic से ले ली थी, पर indirect tax में ऐसी बहुत चीजें जो हमें नहीं पता. Indirect tax is a tax which is imposed on goods and services. Indirect tax is a tax which is imposed on your spending. So one thing you need to keep in mind कि indirect tax कभी भी consumer पे नहीं लगता. बच्चे नॉर्मली ये समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना वो डायरेक्टली कंज्यूमर पे लगता है. ये डायरेक्टली कंज्यूमर पे नहीं लगता, ये इनडायरेक्टली कंज्यूमर पे लगता है, तभी इसको इनडायरेक्ट कहते हैं. इन दी एंड दे कंज्यूमर भी रहा होता है, प्रोड्यूसर भी दे रहा होता है, पर इनडायरेक्टली कंज्यूमर पे लग रहा है. देखो इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज अ डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्टली कंज्यूमर पे लग रहा है, डायरेक्ट आपको पे करना है, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आपकी इनकम से कट रहा है, खत्म बात. कॉर्पोरेशन टैक्स आपकी बिजनेस के प्रॉफिट से कट रहा है, सही है. इनहेरिटेंस टैक्स आपके आपके पैसों से कट रहा है. कैपिटल गेन टैक्स आपके पैसों से कट रहा है. इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ अलग सीन होता है. इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो प्रोड्यूसर पे लगता है, सप्लायर पे लगता है, कभी कंज्यूमर में नहीं लगता. तभी ये नॉन प्राइस फैक्टर है सप्लाई का. मतलब आप सोच रहे हो इनडायरेक्ट टैक्स अगर कंज्यूमर पे लगता तो वो डिमांड को शिफ्ट करता, पर इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई को शिफ्ट कर रहा है. तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता प्रोड्यूसर पे, इनडायरेक्ट टैक्स लगता सप्लायर पे, और ये सप्लायर की कॉस्ट को बढ़ा देता है. जब ये सप्लायर की कॉस्ट को बढ़ा देता है तो सप्लायर अपनी सप्लाई कम करता है. तो फिर सप्लायर ये चीज सोचता है कि यार मेरी कॉस्ट भी बढ़ रही है, मेरी सप्लाई भी कम हो रही है, मेरे प्रॉफिट पे भी अफेक्ट आ रहा है, सारा बर्डन मैं क्यों बेयर करूं? तो टैक्स इज अ बर्डन, एंड दिस बर्डन इज देन पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस. अब सवाल, कितना बर्डन कंज्यूमर पे जाएगा? ज्यादा जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, पूरा जाएगा, या बिल्कुल भी नहीं जाएगा? चार केसेस बनते हैं. इन इलास्टिक डिमांड है तो कंज्यूमर बर्डन ज्यादा होगा, इलास्टिक डिमांड है तो कंज्यूमर बर्डन कम होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है तो पूरा बर्डन कंज्यूमर पे जाएगा, और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है तो कंज्यूमर पे कुछ भी नहीं जाएगा. बेसिक नॉलेज तो इसकी यही है कि कंज्यूमर पे बर्डन जाता है, प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द पीडी के व्हाट हैपेंस. तो हम तो अभी बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं. सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, ड्यूटी एंड टैरिफ, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली किन चीजों पे लगती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज पे लगती हैं. ठीक है. दो तरह के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं. एक आपका पर यूनिट टैक्स होता है जिसको स्पेसिफिक टैक्स भी कहते हैं, और एक एड वैलोरम टैक्स होता है जो परसेंटेज टैक्स होता है. देखो जो आप रेस्टोरेंट्स पे पे करते हो ना, आप एक चीज नोटिस करना, आप एक चीज नोटिस करना, जब आप एक सुपरमार्केट में जाते हो, जब आप एक सुपरमार्केट में जाते हो तो उस सुपरमार्केट में आप बहुत सारी चीजें खरीदते हो, पर उस सुपरमार्केट में आपके बिल के ऊपर कोई परसेंटेज नहीं लगता. उस सुपरमार्केट में आपके बिल के ऊपर कोई परसेंटेज नहीं लगता. क्यों नहीं लगता? क्योंकि उस सुपरमार्केट में चीजें पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर टैक्स लगा हुआ है. जैसे पानी की बोतल खरीदते हो तो उस पर टैक्स लगा हुआ है, चॉकलेट खरीदते हो तो उस पर टैक्स लगा हुआ है, सिगरेट का डब्बा खरीदते हो तो उस पर टैक्स लगा हुआ है. उन सब अमाउंट्स को ऐड करके आपको बिल दे दिया जाता है. उस अमाउंट्स को ऐड करके एक एक्स्ट्रा परसेंटेज नहीं लगता उस पर, वो सारी अमाउंट्स को ऐड करके आपको बिल दे देता है वो दुकान वाला. कभी नोट करना सुपरमार्केट में ये. पर एड वैलोरम टैक्स क्या होता है? परसेंटेज टैक्स होता है. ये रेस्टोरेंट्स पे लगता है. आप जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो ना तो आपके टोटल बिल पे एक परसेंटेज लगा हुआ होता है, वो एड वैलोरम टैक्स होता है. वहां पर यूनिट पे टैक्स नहीं हो रहा होता, वहां पर टोटल बिल पे टैक्स लगता है. दैट इज एड वैलोरम टैक्स व्हिच इज परसेंटेज टैक्स. 13%, 15%, 18%, यहाँ तो बहुत डिबेट चलती रहती है पाकिस्तान में, कार्ड पे इतना है, कैश पे इतना है. सही है. तो हम अभी जो टैक्स पढ़ रहे हैं ना वो पर यूनिट टैक्स है, व्हिच इज अ स्पेसिफिक टैक्स. स्पेसिफिक टैक्स आपके सप्लाई कर्व को पैरेलल शिफ्ट करता है. आप नोट करो, हमने जितनी बार भी सप्लाई को शिफ्ट किया है, हमने पैरेलल शिफ्ट किया है. जब हम टैक्स का ग्राफ बनाते हैं, जब हमने पहले भी चेंजेस इन मार्केट पढ़ा था तो हमने सप्लाई को पैरेलल शिफ्ट किया था. वैसे तो मैंने उस पर बहुत फैक्टर्स रखे थे, सब्सिडी भी रखा था, इनडायरेक्ट टैक्स भी रखा था, वेदर भी रखा था, पर हमने पैरेलली शिफ्ट किया था. तो यहाँ पर हम स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि परसेंटेज टैक्स का ग्राफ अलग बनता है, पर हम परसेंटेज टैक्स का ग्राफ अभी नहीं बना रहे, हम स्पेसिफिक टैक्स का ग्राफ बना रहे हैं. इसका मतलब जैसे ही टैक्स प्रोड्यूसर पे लगेगा, जैसे ही टैक्स प्रोड्यूसर पे लगेगा वो सप्लाई अपनी कम करेगा. जब वो अपनी सप्लाई कम करेगा तो सप्लाई विल शिफ्ट पैरेलली टू द लेफ्ट. जैसे ही सप्लाई पैरेलल लेफ्ट पे शिफ्ट होगा तो टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे पास ऑन किया जाएगा. जब टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे पास ऑन किया जाएगा तो प्राइस बढ़ेगी फ्रॉम पी टू P1. तो सेलिंग प्राइस का चेंज इज द कंज्यूमर बर्डन. ये रट्टा मार लो अभी मेरे साथ. सेलिंग प्राइस का चेंज इज द कंज्यूमर बर्डन. ये P से P1 इज द कंज्यूमर बर्डन. जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर रिएक्ट करेगा. कंज्यूमर रिएक्ट कैसे करेगा? वो खरीदारी कम करेगा. तो आप देखो डिमांड कर्व के ऊपर एक मूवमेंट आएगी, डिमांड कर्व के ऊपर एक मूवमेंट आएगी, और वो अपनी खरीदारी कम करेगा तो क्वांटिटी कम होगी, और जब क्वांटिटी कम होगी तो आपके पास एक नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा E1. तो दिस इज द बेसिक ग्राफ ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. और फिर आपकी विलिंगनेस चेंज हो जाएगी प्रोड्यूसर की, आपके पास पॉइंट्स आ जाएगा. तो अभी हम कीज पे नहीं जा रहे, अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ.
अब गवर्नमेंट किन चीजों पे टैक्स लगाती है? गवर्नमेंट किन चीजों पे टैक्स लगाती है? गवर्नमेंट के पास सर्टेन सिनेरियोज होते हैं, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए वो टैक्स लगाती है। भाई फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया डीमेरिट गुड्स के ऊपर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर। इसका मतलब इन दोनों चीजों की डिमांड इज इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक डिमांड जिस भी चीज की होती है उस पर टैक्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को अपना टैक्स रेवेन्यू का ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है। सो इफ एज अ गवर्नमेंट यू वांट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स रेवेन्यू देन यू विल ऑलवेज इंपोज अ टैक्स ऑन गुड्स विद इन इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब अगर मैं डीमेरिट गुड पे टैक्स लगा रहा हूं तो डीमेरिट गुड आर दोज गुड्स व्हिच आर हार्मफुल। सिगरेट्स हो गई, अल्कोहल हो गई, चॉकलेट हो गई, स्वीट्स हो गई, फिजी ड्रिंक्स हो गई, शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स हो गई, एडिक्टिव नेचर के ये प्रोडक्ट्स होते हैं। डिमांड इनकी इन इलास्टिक होती है, सप्लाई कम होती है तो प्राइस ज्यादा से बढ़ती है। ये प्राइस जो ज्यादा से बढ़ती है ये शो कर रहा है कि कंज्यूमर का बर्डन ज्यादा है। क्वांटिटी कम से गिर रही है, ये शो कर रहा है कि इन इलास्टिक डिमांड है। तो टू सम एक्सटेंट क्वांटिटी कम होती है पर मेन ऑब्जेक्टिव आपका टैक्स रेवेन्यू है, क्योंकि पीपल आर पेइंग अ मच हायर प्राइस एंड दिस हायर प्राइस इज ड्यू टू टैक्स, और क्वांटिटी कम से गिर रही है तो इसका मतलब गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है। गवर्नमेंट यही पैसा एडवर्टाइजमेंट पे इस्तेमाल कर सकती है, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन पे इस्तेमाल कर सकती है, और लोगों को हार्मफुल इफेक्ट्स बता सकती है थ्रू परसुएसिव एंड इंफॉर्मेटिव मींस ऑफ द सिगरेट्स और एल्कोहल का हार्मफुल इफेक्ट्स, और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करके इन चीजों की डिमांड को कम कर सकती है। तो गवर्नमेंट इस पैसे को इकोनॉमी पे इस्तेमाल करती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स विद इन इलास्टिक डिमांड के ग्राफ में कंज्यूमर बर्डन ज्यादा होगा। देखो एरो मैंने ज्यादा रखा हुआ है, एरो बड़ा है तो ज्यादा है। ग्राफ देखो क्या बनाया हुआ है, इन इलास्टिक डिमांड है और नॉर्मल सप्लाई कर्व है। इस ग्राफ में बस मैं सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारूंगा। जब इस ग्राफ में मैं सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारूंगा तो मेरा सप्लाई कर्व जो है वो एस से एस वन आ जाएगा, और जैसे ही मेरा सप्लाई कर्व एस से एस वन आएगा तो आप देखो प्राइस का बड़ा चेंज है। इसका मतलब कंज्यूमर जो है वो ज्यादा बर्डन बेयर कर रहा है, प्राइस ज्यादा से बढ़ रही है, और क्वांटिटी जो है वो कम से गिर रही है। दिस शोज कि द डिमांड इज इन इलास्टिक। और आपके पास फिर एक नया इक्विलिब्रियम आ जाता है E1। तो ये इन इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड पे गवर्नमेंट टैक्स कब लगाती है? दो सिनेरियोज हो सकते हैं। भाई इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया एक इलास्टिक डिमांड वाले प्रोडक्ट के ऊपर जो लग्जरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल इंपोर्टेड कार्स। नाउ इंपोर्टेड कार्स आर अ लग्जरी और इन पे टैरिफ लगता है। टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। हर वो टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यहां पर आपने सप्लाई को कम करा तो आप देखो प्राइस कम से बढ़ रही है। इलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर बर्डन कम होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को ये बात पता है कि मेरा कंज्यूमर सेंसिटिव टू चेंजेस इन प्राइस है, उस पर ज्यादा बर्डन नहीं डाल सकता, हल्का सा भी डालूंगा तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा से गिरा देगा। तो प्राइस कम से बढ़ती है, क्वांटिटी ज्यादा से गिरती है, तो कंजम्पशन कम करने का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। तो इलास्टिक डिमांड वाले प्रोडक्ट्स पे जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो दे हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ सर्टेन थिंग्स। अब जैसे यहां पर मुझे इंपोर्टेड गाड़ियों की कंजम्पशन कम करनी है ताकि लोग डोमेस्टिक गाड़ियों पे स्विच हो जाएं। जब लोग डोमेस्टिक गाड़ियों पे स्विच होंगे तो डोमेस्टिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, डोमेस्टिक गाड़ियों की प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम्स बढ़ेंगी, गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, लोग और स्पेंडिंग करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रही है वो। या मैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे भी टैक्स लगा सकता हूं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे टैक्स लगाऊंगा वो भी एक लग्जरी है। सप्लाई कम होगी, प्राइस कम से बढ़ेगी, क्वांटिटी ज्यादा से गिरेगी, कंजम्पशन कैन बी डिलेड, कंजम्पशन कैन बी रिड्यूस एंड द पीपल विल स्विच टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे स्विच होंगे तो ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे, पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि 100 लोग एक बस में ज्यादा अच्छे लगते हैं एज कंपेयर टू 100 लोग अपनी गाड़ियों में। पोल्यूशन तो कम होगा, एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा। ग्राफिकली कैसे शो करोगे? एक इलास्टिक डिमांड कर्व बना के, नॉर्मल सप्लाई कर्व बना के, सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारोगे। जब सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारोगे तो आप नोट करो प्राइस जो है वो बहुत कम से बढ़ रही है। अब ये जो प्राइस बहुत कम से बढ़ रही है, तो थोड़ा और शिफ्ट मारता हूँ अच्छे से। जब प्राइस आपकी बहुत कम से बढ़ रही है तो क्लियरली ये चीज नजर आ रही है कि भाई गवर्नमेंट ने इलास्टिक डिमांड वाले प्रोडक्ट के ऊपर लगाया है, क्योंकि हमारा सप्लाई कर्व भी फ्लैटर बना हुआ है और डिमांड कर्व भी फ्लैटर बना हुआ है। प्राइस जो है वो आपकी कम से बढ़ रही है, क्वांटिटी जो है वो आपकी ज्यादा से गिर रही है, तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो चुका है, और आप ई से E1 आ चुके हो और आपका पॉइंट सी आ चुका है। तो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स विद इलास्टिक डिमांड। और आप देखो कंज्यूमर बर्डन का एरिया बहुत छोटा है। आप देखो यहाँ पर मैंने एरो बड़ा रखा था पर यहाँ पर मैंने एरो छोटा रखा है, तो क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई इलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर बर्डन कम होता है, क्योंकि आप एज अ प्रोड्यूसर मेजोरिटी बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे नहीं डाल सकते, वो कट जाएगा, वो सेंसिटिव टू चेंजेस इन प्राइस है।
अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से पहले समझो कि भाई टैक्स को ग्राफिकली कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखो इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई को कम करता है, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, और हम जो टैक्स अभी पढ़ रहे हैं वो पर यूनिट टैक्स है या स्पेसिफिक टैक्स है। देयर इज अ रीजन आई एम शिफ्टिंग द सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट पैरेलली। मैं क्यों पैरेलली लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पर यूनिट टैक्स दिखाना है। आप नोट करो कि ये वाला सप्लाई कर्व जो है वो बिफोर टैक्स था, ये वाला सप्लाई कर्व जो है वो आफ्टर टैक्स है। तो आप देखो पैरेलल शिफ्ट आ रहा है, ट्रेन की पटरी की तरह। देखो ट्रेन की पटरी कभी भी मिलती नहीं है, पैरेलल चलते रहती है चलते रहती है, वरना ट्रेन तो पटरी से निकल जाएगी। तो उसको ट्रेन की पटरी से याद करो। जो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स होता है ना, वर्टिकल, सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं ना, वो बच्चे समझते हैं कि दिस इज वर्टिकल, दिस इज नॉट वर्टिकल, दिस इज नॉट वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है यहां से शुरू हो रहा है। ये वर्टिकल डिस्टेंस आप देखो थ्रू आउट द रेंज सेम है, क्योंकि सप्लाई कर्व्स आर पैरेलल। दिस वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स इज द पर यूनिट टैक्स। This vertical distance between two supply curves is the per unit tax or the specific tax. ये पर यूनिट टैक्स दो लोगों में डिवाइड होता है, कंज्यूमर बर्डन एंड प्रोड्यूसर बर्डन। कंज्यूमर बर्डन में आपको सिखा चुका हूं कि सेलिंग प्राइस का चेंज इज द कंज्यूमर बर्डन। अगर आपने डायग्राम में पर यूनिट टैक्स से, जो कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व है, अगर आपने वहां से प्राइस का चेंज निकाल लिया तो कंज्यूमर बर्डन तो आपके पास आ जाएगा। तो जो बचा हुआ एरिया होगा वो प्रोड्यूसर बर्डन होगा, जो बचा हुआ एरिया होगा वो प्रोड्यूसर बर्डन हो गया। इस कॉन्सेप्ट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंसिडेंस ऑफ टैक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्डन शेयरिंग। ये जो बर्डन, कंज्यूमर बर्डन, प्रोड्यूसर बर्डन है ना, इस कॉन्सेप्ट को इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स और एक होता है इंपैक्ट ऑफ टैक्स। सही है? इंपैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है कि टैक्स लग किस पे रहा है। इंपैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है कि टैक्स लग किस पे रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स का इंपैक्ट प्रोड्यूसर पे आता है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स का इंपैक्ट कंज्यूमर पे आता है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स में होता है। आप देखो यहाँ पे मैंने एक बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है, देखो इंपैक्ट ऑफ टैक्स तो दोनों में, कि इनडायरेक्ट टैक्स प्रोड्यूसर पे इंपैक्ट मारता है, डायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर पे इंपैक्ट मारता है। तो जिसका कर्व शिफ्ट होता है ना वो इंपैक्ट होता है, जिसका कर्व शिफ्ट होता है ना वो इंपैक्ट होता है। इंसिडेंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स में होता है, डायरेक्ट टैक्स में नहीं होता। क्योंकि आपका इनकम पे जो टैक्स लग रहा है वो आपसे कोई शेयर नहीं करेगा। बिजनेस के प्रॉफिट पे जो टैक्स लग रहा है उससे कोई शेयर नहीं करेगा। आपकी इनहेरिटेंस पे कोई टैक्स लग रहा है आपसे कोई शेयर नहीं करेगा। आपके कैपिटल गेन पे कोई टैक्स लग रहा है आपसे कोई शेयर नहीं करेगा। पर इनडायरेक्ट टैक्स दो लोगों में शेयर होता है, कंज्यूमर बर्डन, प्रोड्यूसर बर्डन। सो देयर इज नो इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। एक और टर्मिनोलॉजी जो एज अ स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए वो टैक्स बेस है। व्हाट इज अ टैक्स बेस? टैक्स बेस पता है किसी को? मुझे चैट पे बताओ अगर किसी को पता है व्हाट इज अ टैक्स बेस। व्हाट इज अ टैक्स बेस? बताओ सोच के, जरा जाग रहे हो नहीं जाग रहे हैं? मैं बोलता जा रहा हूँ। टैक्स बेस, व्हाट इज अ टैक्स बेस? कितनी चीजों पे टैक्स लग रहा है, बिल्कुल। टैक्स बेस का मतलब है कितनी चीजों पे टैक्स लग रहा है। देखो अगर एक कंट्री में बहुत सारी चीजों पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है ना तो उस मुल्क का टैक्स बेस बड़ा है। अगर एक मुल्क में बहुत कम चीजों पे टैक्स लगा हुआ है ना तो उस मुल्क का टैक्स बेस बहुत कम है। अगर एक इकोनॉमी में ज्यादा चीजों पे टैक्स लगा हुआ है तो टैक्स बेस ज्यादा है। अगर एक इकोनॉमी में कम चीजों पे टैक्स लगा हुआ है तो टैक्स बेस छोटा है। तो टैक्स बेस का मतलब है नंबर ऑफ थिंग्स ऑन विच यू हैव इम्पोज टैक्स ऑन। टैक्स बेस बड़ा होने का मतलब है ज्यादा चीजों पे टैक्स लगा हुआ है, टैक्स बेस कम होने का मतलब है कम चीजों पे टैक्स लगा हुआ है। पहले चीज। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल समझो। भाई एक वीडियो टेप है, एक वीडियो टेप है जो कि $8 की सेलिंग प्राइस है, और गवर्नमेंट ने पर यूनिट इनडायरेक्ट टैक्स लगाया $2। एक वीडियो टेप है जो कि $8 की है और गवर्नमेंट ने पर यूनिट का इनडायरेक्ट टैक्स लगाया $2 का। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस आफ्टर टैक्स? What will be the selling price after tax? The question is, what will be the indirect, what will be the selling price after tax? चार केसेस हैं। केस नंबर वन, कि सेलिंग प्राइस आफ्टर टैक्स 8.5 है।
$8 की सेलिंग प्राइस थी, आफ्टर टैक्स 8.5 है, पर यूनिट का टैक्स 2 था, तो 1.5 कहाँ गया? प्रोड्यूसर बेयर कर रहा है। अगर सेलिंग प्राइस आफ्टर टैक्स 8.5 है तो इसका मतलब 0.5 इज द कंज्यूमर बर्डन, बिकॉज द चेंज इन सेलिंग प्राइस इज द कंज्यूमर बर्डन। इसका मतलब टैक्स $2 था, कंज्यूमर बर्डन 0.5 बेयर कर रहा है, तो प्रोड्यूसर कितना बेयर कर रहा है? 1.5। तो इफ द कंज्यूमर बर्डन इज लेसर देन द प्रोड्यूसर बर्डन, दिस शोज इलास्टिक डिमांड। If the producer burden is greater than the consumer burden, this shows elastic demand. Case number 2, सेलिंग प्राइस आफ्टर टैक्स 9.5 हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1.5 कंज्यूमर बर्डन है, 0.5 प्रोड्यूसर बर्डन है। कंज्यूमर बर्डन इज ग्रेटर देन द प्रोड्यूसर बर्डन, सो द केस इज इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड में आप एज अ प्रोड्यूसर अपना मेजॉरिटी टैक्स कंज्यूमर पर डाल सकते हो, बिकॉज यू नो दे विल पे। दो एक्सट्रीम केस आपके सामने रख रहा हूं। सेलिंग प्राइस आफ्टर टैक्स $10 हो गई, सेलिंग प्राइस आफ्टर टैक्स $10 हो गई, इसका मतलब पूरा का पूरा $2 का टैक्स कंज्यूमर पर डाल दिया। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ओनली कंज्यूमर बर्डन। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ओनली कंज्यूमर बर्डन। और सेलिंग प्राइस आफ्टर टैक्स $8 है, बिफोर टैक्स भी $8 है, तो इसका मतलब कंज्यूमर पे कुछ भी बर्डन नहीं डाला, पूरा का पूरा बर्डन प्रोड्यूसर बेयर कर रहा है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ओनली प्रोड्यूसर बर्डन। देयर आर 4 केसेस जो आपको पेपर में पता होने चाहिए। अब इनको हम ग्राफिकली देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक ग्राफ विदाउट पीडी में आपके लिए बना रहा हूं, एक बेसिक ग्राफ विदाउट पीडी में आपके लिए बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये चीज शो करूंगा कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। सही है। तो सबसे पहले आप सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करोगे, आप एस से S1 आओगे, आपकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी और क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो प्राइस आपकी बढ़ के P1 हो गई, क्वांटिटी आपकी कम होके Q1 हो गई, आप पॉइंट E1 पे आ गए और आपने जो है वो यहाँ पर पॉइंट C लिख दिया। अब मुझे सबसे पहले इस ग्राफ में आइडेंटिफाई करना है द क्वांटिटी ट्रेडेड आफ्टर टैक्स। व्हाट इज द क्वांटिटी ट्रेडेड आफ्टर टैक्स? सो द क्वांटिटी ट्रेडेड आफ्टर टैक्स इज Q1। तो सबसे पहले आप Q1 को सर्कल कर लेना। अब Q1 से मुझे क्या देखना है? Q1 से मुझे देखना है टैक्स पर यूनिट, मुझे डिस्टेंस देखना है। मुझे कौन सा डिस्टेंस देखना है? मुझे वर्टिकल डिस्टेंस देखना है Q1 से बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स। आई वांट टू लुक एट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स टू आइडेंटिफाई द पर यूनिट टैक्स, तो which is S to S1। तो what is the vertical distance between the two supply curves? ये मेरा Q1 है, ये मेरा नया सप्लाई कर्व है, ये मेरा पुराना सप्लाई कर्व है, तो दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस। यहां पर मैं पॉइंट F लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि E1 से लेके F इज द टैक्स पर यूनिट। E1 से लेके F इज द टैक्स पर यूनिट। अब E1 से लेके F में एक एरिया कंज्यूमर बर्डन का होगा और एक एरिया प्रोड्यूसर बर्डन का होगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि यार अगर E1 से लेके F जो है वो पर यूनिट का टैक्स है, तो इसमें से जो सेलिंग प्राइस का चेंज है वो तो कंज्यूमर का है। तो अगर ये मेरा पूरा पर यूनिट टैक्स है और ये मेरा सेलिंग प्राइस का चेंज है, तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये कंज्यूमर बर्डन है, क्योंकि आप सेलिंग प्राइस के चेंज से आइडेंटिफाई करोगे कंज्यूमर बर्डन। तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं ना पॉइंट G, तो आप देखो ये P से लेके P1 और ये E1 से लेके G सेम एरिया है। तो इस पर यूनिट टैक्स में से, इस पर यूनिट टैक्स में से जो E1 से लेके G वाला एरिया है वो पर यूनिट का कंज्यूमर बर्डन है, और जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा ना G से लेके F, वो पर यूनिट का प्रोड्यूसर बर्डन। यहां तक कोई सवाल? रीजनिंग साहब बेटा सिंपल है, मैंने पीछे बताया था ना कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स इज द पर यूनिट टैक्स। तो Q1 से मैंने पर यूनिट टैक्स देखा, Q1 से मैंने पर यूनिट टैक्स देखा, Q1 से मुझे पता चल गया कि E1 से लेके F इज द पर यूनिट टैक्स, E1 से लेके F इज द पर यूनिट टैक्स, ये तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये तो बहुत सिंपल है। फिर मैंने बोला कि यार ये जो पर यूनिट टैक्स है ये दो लोगों में डिवाइड होगा,
एक हिस्सा कंज्यूमर बर्डन का होगा और एक हिस्सा प्रोड्यूसर बर्डन का होगा। आप प्रोड्यूसर बर्डन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते विदाउट आइडेंटिफाइंग द कंज्यूमर बर्डन। कंज्यूमर बर्डन आइडेंटिफाई करने की टेक्निक ये है कि सेलिंग प्राइस का चेंज देखो, जो सेलिंग प्राइस का चेंज है ना वो कंज्यूमर बर्डन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पूरा पर यूनिट टैक्स है एंड दिस इज द कंज्यूमर बर्डन, तो ये वाला एरिया कंज्यूमर बर्डन होगा, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस का चेंज है वही इसमें से कंज्यूमर बर्डन होगा। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पर पॉइंट जी लिख दिया, तो E1 से लेके जी इज द प्रोड्यूसर बर्डन और कंज्यूमर बर्डन, एंड जी से लेके एफ इज द प्रोड्यूसर बर्डन। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक लाइन खींच दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा कि पॉइंट एफ से एक लाइन खींच दूंगा, और पॉइंट एफ से एक लाइन खींच के यहाँ पर मैं P2 लिख रहा हूं। अब ये P2 का क्या मतलब है मैं आगे बता रहा हूं, पर मैंने बस पॉइंट एफ से एक लाइन खींच दी और यहाँ पर मैंने P2 लिख दिया। अब मेरे पास दो बॉक्सेस बन गए, मेरे पास दो बॉक्सेस बन गए, एक बॉक्स मेरे पास येलो वाला है और एक बॉक्स मेरे पास ब्लू वाला है। जो ऊपर वाला बॉक्स है दिस इज द कंज्यूमर बर्डन, और जो नीचे वाला बॉक्स है वो प्रोड्यूसर बर्डन है। तो कंज्यूमर बर्डन का एरिया क्या होगा, कंज्यूमर बर्डन का एरिया होगा P1 E1 एंड G, और प्रोड्यूसर बर्डन का जो एरिया होगा P P2 G एंड F, P P2 G एंड F। और हमेशा एक चीज याद रखना, कंज्यूमर बर्डन का एरिया प्लस प्रोड्यूसर बर्डन का एरिया इज द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, इज द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। इस गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू को निकालने का एक और तरीका है, आप जो है वो पर यूनिट टैक्स को, आप जो है वो पर यूनिट टैक्स को विच इज E1 से लेके F, उसको मल्टीप्लाई कर दो अपनी न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड से विच इज Q1। तो आपके पास जो यहाँ पर एरिया आएगा ना वो कौन सा आएगा, P1 E1 P2 एंड F, क्योंकि CB प्लस PB इज दिस। तो P1 E1 P2 एंड F, दिस इज द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। यहां तक क्लियर है सब? तो सवाल, ओवरऑल बेटा ओवरऑल, ओवरऑल इज द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। पर यूनिट टैक्स ना, पर यूनिट टैक्स को जब इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये वाला बॉक्स आ जाएगा। चेंज इन सेलिंग प्राइस से तो आपने कंज्यूमर बर्डन देखा है, बचा हुआ एरिया प्रोड्यूसर का था, तो ओवरऑल जो पूरा डब्बा होगा वो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू होगा। P2 क्या है वो मैं आगे बता रहा हूँ बेटा, मैंने अभी तो बोला। यहाँ तक क्लियर है? P2 बस मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया ताकि मैं डब्बा पूरा हाईलाइट कर सकूँ, तो मैंने लिखा है यहाँ पे P2GF, अभी फिलहाल मैंने इसलिए लिखा है। सही है? अच्छा अब आगे सुनना जरा। अगर इनडायरेक्ट टैक्स का इन इलास्टिक डिमांड का ग्राफ है तो इसमें भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सप्लाई कर्व को लेफ्ट शिफ्ट करो, S1 पे आ जाओ, प्राइस ज्यादा से बढ़ाओ, क्वांटिटी कम से गिराओ। दिस इज P से P1, दिस इज Q से Q1 एंड दिस इज E1। सही है? अब आप क्या करोगे, वापसी Q1 को सर्कल करोगे, Q1 को सर्कल करके पर यूनिट डिस्टेंस निकालो, दिस इज द पर यूनिट डिस्टेंस। सही है? दिस इज द पर यूनिट डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने वापसी F लिख दिया, तो वापस मुझे पता चल गया कि भाई वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स इज द टैक्स विच इज E1 से लेके F। अब ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा, एक कंज्यूमर बर्डन होगा, एक प्रोड्यूसर बर्डन होगा। तो लेबलिंग तो मैं सारी सेम ही रख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट G लिखा। अभी से मुझे ये बात पता है कि E1 से लेके G और G से लेके F, तो दिस इज द पर यूनिट कंज्यूमर बर्डन एंड पर यूनिट प्रोड्यूसर बर्डन। पर मुझे तो पूरे डब्बे चाहिए होते हैं, जब मुझे पूरे डब्बे चाहिए होंगे ना तो मैं F से एक लाइन खींच दूंगा। जब मैं F से एक लाइन खींच दूंगा ना तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा P2। जब मैं F से एक लाइन खींच दूंगा यहाँ पर मैं लिख दूंगा P2। फिर वापस से देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो येलो वाला पूरा एरिया है ये कंज्यूमर का है, और जो ब्लू वाला एरिया है ना वो प्रोड्यूसर का है। देखो क्लियरली नजर आ रहा है कि कंज्यूमर बर्डन इज ग्रेटर देन द प्रोड्यूसर बर्डन। कंज्यूमर बर्डन इज ग्रेटर देन द प्रोड्यूसर बर्डन बिकॉज द केस इज इन इलास्टिक डिमांड। मेजॉरिटी बर्डन आपने कंज्यूमर पर डाल दिया क्योंकि आपको पता है वो पे करेगा मेजॉरिटी बर्डन। एक चीज बस ध्यान रखना, Q1 हमेशा न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड से देखते हैं।
न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड से पर यूनिट डिस्टेंस देखते हैं, ये कह रहा हूँ। सही है। अच्छा, अब इलास्टिक डिमांड का देख लो। इलास्टिक डिमांड में क्या करोगे, सप्लाई कर्व को वापसी पीछे शिफ्ट करोगे। जब सप्लाई कर्व को वापसी पीछे शिफ्ट करोगे तो अगेन आपकी प्राइस जो है वो इस बार कम से बढ़ रही है, क्वांटिटी ज्यादा से गिर रही है। तो P से P1 आपकी प्राइस बढ़ी, Q से Q1 आपकी क्वांटिटी गिरी, और ये आपका E1 हो गया। अगेन आपको वही चीज करनी है, पर यूनिट डिस्टेंस पहले आइडेंटिफाई करना है Q1 से। तो Q1 से पर यूनिट डिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लो। दिस इज पॉइंट F, दिस इज पॉइंट G, यहां से लाइन खींचो, दिस इज P2। आप देख लो ब्लू वाला एरिया बड़ा है, येलो वाला एरिया छोटा है। तो दिस इज कंज्यूमर बर्डन, दिस इज प्रोड्यूसर बर्डन। तो द कंज्यूमर बर्डन इज लेसर देन द प्रोड्यूसर बर्डन बिकॉज द डिमांड इज इलास्टिक। एक्सट्रीम केसेस के ऊपर आ जाओ, एक्सट्रीम केसेस के ऊपर आ जाओ। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या बोला था, पूरा बर्डन कंज्यूमर का है, देख लो पूरा बर्डन कंज्यूमर का है। सप्लाई को पीछे शिफ्ट करो, सप्लाई को पीछे शिफ्ट करोगे तो S1 पे आओगे। जब सप्लाई को पीछे शिफ्ट करोगे तो S1 पे आओगे, आपकी प्राइस बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी। प्राइस P1 हो जाएगी, इक्विलिब्रियम E1 हो जाएगा, पूरा का पूरा चेंज सेलिंग प्राइस का है। आप देखो पूरा का पूरा जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स, पूरा का पूरा जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स, वो पूरा का पूरा बर्डन इज द चेंज इन सेलिंग प्राइस। तो क्लियरली क्लियरली यहाँ समझ आ रहा है, क्लियरली यहाँ समझ आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ येलो वाला बॉक्स होगा, यहाँ पर सिर्फ येलो वाला बॉक्स होगा, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एक वर्टिकल लाइन होती है, तो सिर्फ कंज्यूमर बर्डन है। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में देखो हॉरिजॉन्टल डिमांड करवे तो प्राइस चेंज ही नहीं हो सकती। अगर प्राइस चेंज नहीं हो सकती तो चेंज इन सेलिंग प्राइस तो ही नहीं। तो चेंज इन सेलिंग प्राइस तो कंज्यूमर बर्डन होता है, प्राइस ही चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब पूरा बर्डन प्रोड्यूसर का है। देख लो कैसे होगा। सप्लाई को पीछे लेके गए, पैरेलल S1, price remains the same, this is E1, this is Q1, the vertical distance between two supply curves सिर्फ ब्लू वाला एरिया है। तो दिस इज द प्रोड्यूसर बर्डन, सिर्फ प्रोड्यूसर बर्डन है, क्योंकि प्राइस तो चेंज ही नहीं हो रही है। कोई सवाल यहाँ तक? हाँ मतलब आप देखो ना, वर्टिकल डिस्टेंस देख लो ना, मतलब दो सप्लाई कर्व्स का वर्टिकल डिस्टेंस सारा का सारा कौन बेयर कर रहा है, प्रोड्यूसर बेयर कर रहा है। सही है। अच्छा, अब जो है ना, सबसे टेक्निकल बात मैं अब करूंगा। अब मैं कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब देखूंगा। तो वापस आपके लिए एक आखिरी बार क्लास बना रहा हूँ। एक्सट्रीम केस पेपर में नहीं आता, सिर्फ एमसीक्यूज में आता है। सप्लाई कर्व को मैंने पीछे शिफ्ट करा, ये विदाउट पीडी है। सही है, विदाउट पीडी वाले केस में मैं आपको वापस अब बता रहा हूँ कि एरियाज कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द कंज्यूमर सरप्लस, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रोड्यूसर सरप्लस, हाउ टू आइडेंटिफाई द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट व्हेन यू टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स। तो सप्लाई अगर मेरा S1 हो गया, प्राइस मेरी P से P1 हो गई, क्वांटिटी मेरी Q से Q1 हो गई। तो पहले तो वही सारी बेसिक चीजें कर लेते हैं जो हमने सीखा है, ताकि एक बार हमारा फाइनल रिवीजन हो जाए इसका, और फिर मैं नई चीजों पे आता हूँ। तो Q1 से जो है मैं वर्टिकल डिस्टेंस आइडेंटिफाई करूंगा, Q1 से जो है वो मैं वर्टिकल डिस्टेंस आइडेंटिफाई करूंगा। तो जब Q1 से मैंने वर्टिकल डिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पॉइंट F। अब जो है वो मैंने यहाँ से एक लाइन निकाल ली, ये मेरा पॉइंट G है, दिस इज माई P2। अब मैं आपको बताऊंगा P2 की लॉजिक क्या होती है। तो मैंने पहले प्रोड्यूसर बर्डन पूरा हाईलाइट कर लिया, और मैंने कंज्यूमर बर्डन हाईलाइट कर दिया।
this is the consumer burden, this is the producer burden, right? अब ये मेरा पॉइंट सी आ गया। सबसे पहले ना ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस की बात कर लेते हैं। ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस के लिए ना तुम्हें सिर्फ ये वाला ट्रायंगल देखना है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस आपकी पी थी, ओरिजिनल प्राइस आपकी पी थी, ओरिजिनल क्वांटिटी आपकी क्यू थी, तो एरिया बिलो द डिमांड कर्व यहां तक होगा and above the price. So PAE is your consumer surplus. The original consumer surplus is PAE. The original consumer surplus is PAE. Original PS क्या होगा? What is the original producer surplus? क्या बता सकता है कोई? What is the original producer surplus? Original quantity मेरी Q थी, तो यहाँ तक मेरा supply curve होगा. This is my price. So this triangle will be the original producer surplus. तो कौन सा एरिया होगा? P, B and E. तो P, B and E. What is the original revenue or expenditure? चलो ये बता दो। ओरिजिनल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे बताऊंगा? P मल्टीप्लाई बाय Q करूंगा ना। तो व्हाट विल बी द ओरिजिनल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये दोनों चीजें तो इक्वल होती हैं। व्हाट इज द न्यू ओरिजिनल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? P मल्टीप्लाई बाय Q से मेरा एरिया कौन सा आ रहा है? अगर मैं P को Q से मल्टीप्लाई करता हूं तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, विच इज OPEQ। ऐसा ही है, OPE and Q, क्योंकि P टाइम्स Q is this area multiplied by this area. तो this area is OPEQ, जो कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो OPEQ यहां तक तो हर बच्चा कर लेता है जो मैंने करा है। अब मेन गेम शुरू हो रही है। कंज्यूमर सरप्लस कैसे बताऊंगा? व्हाट इज द न्यू कंज्यूमर सरप्लस? माय न्यू प्राइस इज P1, माय न्यू क्वांटिटी इज Q1, सो दिस इज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व, दिस इज द एरिया अबव द प्राइस। तो ये वाला एरिया मेरा नया कंज्यूमर सरप्लस है। So my new consumer surplus is P1, P1A and E1, P1A and E1, P1A and E1। सही है। नॉर्मली जो नया प्रोड्यूसर सरप्लस है वो क्या होता है? व्हाट इज द नॉर्मल न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस? मतलब आप नई प्राइस को देखोगे, P1 इज योर न्यू प्राइस, ये तुम्हारा नया सप्लाई कर्व है, तो दिस इज C, तो दिस इज द एरिया अबव द सप्लाई कर्व बिलो द प्राइस, दिस इज द न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस। P1, C and E1, P1, C and E1। पर ये ना नॉर्मल केसेस में, अगर ये ग्राफ रिमूवल ऑफ सब्सिडी का होता, अगर ये ग्राफ बैड वेदर का होता, अगर ये ग्राफ जनरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने का होता, तो तुम कहते हैं हाँ यार ये नया प्रोड्यूसर सरप्लस है। बट थिंग्स आर वेरी डिफरेंट विद इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहली बात, प्रोड्यूसर अपने घर P1 लेके जा रहा है या P2 लेके जा रहा है? सिंपल सा जवाब दे दो मेरे को, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको समझ आएगी। मुझे बताओ, P1 घर लेके जा रहा है या P2 घर लेके जा रहा है? सोच के बताना। प्रोड्यूसर P1 घर लेके जा रहा है, P2 घर लेके जा रहा है? P1 तो कंज्यूमर उसको दे रहा है ना, क्या वो P1 घर लेके जा रहा है? मेरा सवाल आपसे ये है, P1 तो उसको कंज्यूमर दे रहा है, क्या वो P2 घर लेके जा रहा है या P1 घर लेके जा रहा है? देखो, कंज्यूमर तो P1 दे रहा है ना, मैंने माल P1 का बेचा है, मैंने माल P1 का बेचा है, तो P1 तो मैंने रिसीव कर लिया है। क्या मैं घर P1 लेके जा रहा हूं, या गवर्नमेंट को इसमें से पर यूनिट टैक्स अभी देना है? क्या मैं घर P1 लेके जा रहा हूं या गवर्नमेंट को इसमें से पर यूनिट टैक्स अभी देना है? टैक्स देना है। तो जब तुम P1 में से टैक्स दोगे तो कितना बचेगा? P2 बचेगा ना, क्योंकि ओवरऑल पर यूनिट टैक्स तो तुम गवर्नमेंट को जाके दोगे ना, भले तुमने कंज्यूमर से आधा निकलवा लिया, भले तुमने कंज्यूमर से आधा निकलवा लिया या ज्यादा निकलवा लिया या कम निकलवा लिया, पूरा पर यूनिट टैक्स तो कलेक्ट करके तुम दोगे ना गवर्नमेंट को। इसका मतलब तुम रिसीव तो P1 कर रहे हो, आधा तुमने भले कंज्यूमर से निकलवा लिया, आधा तुम खुद जेब से दे रहे हो, पर पूरा पर यूनिट गवर्नमेंट को कौन देगा जाके? प्रोड्यूसर देगा। तो प्रोड्यूसर के पास तो P2 बच रहे हैं, तो घर तो वो P2 लेके जा रहा है। क्या वो S1 पे अपनी मर्जी से आया है? देखो, जब एक बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है ना, तो वो S1 पे आ जाता है। जब वेदर खराब होता है तो वो S1 पे आ जाता है। जब सब्सिडी रिमूव कर दी जाती है तो वो S1 पे आ जाता है। पर इनडायरेक्ट टैक्स में आप फोर्सफुली प्रोड्यूसर को S1 पे फेंक रहे हो। इनडायरेक्ट टैक्स में आप फोर्सफुली प्रोड्यूसर को S1 पे फेंक रहे हो। वो जाना नहीं चाहता, आप उसको फोर्स कर रहे हो।
आप मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहे हो, आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रहे हो और आप उसको जबरदस्ती S1 पे फेंक रहे हो. प्रोड्यूसर विल नॉट कंसिडर S1 फॉर प्रोड्यूसर सरप्लस. Producer will not consider S1 for producer surplus because the producer is not willing to operate at S1. He was willing to operate at S. तो उसकी मिनिमम विलिंगनेस अभी भी है, उसकी मिनिमम विलिंगनेस अभी भी है. आपने उसको फोर्सफुली S1 पे फेंका है, वो अपनी मर्जी से नहीं गया है, वो मजबूरी में गया है क्योंकि आप जबरदस्ती फेंक रहे हो उसको. अगर उसके हाथ में होता तो वो S पे रहता. इसका मतलब प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए तुम ये वाला सप्लाई कर्व कंसिडर करोगे और ये वाली प्राइस कंसिडर करोगे. Q1 मेरी क्वांटिटी थी, तो क्या मैं कह सकता हूं ये मेरा नया प्रोड्यूसर सरप्लस होगा? वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए तुम ये वाला सप्लाई कर्व कंसिडर करोगे, ये वाली प्राइस कंसिडर करोगे और क्वांटिटी तुम्हारी ये है, तो एरिया अबव द सप्लाई कर्व ये होगा, बिलो द प्राइस ये होगा. तो क्या मैं कह सकता हूं ये मेरा न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस है? इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या एरिया आ रहा है? व्हाट इज द न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? P2, B and F. P2, B and F कौन से केसेस में? ओनली इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. नॉर्मल केसेस में तो वही होता जो मैंने ऊपर आपको बताया. तो अब देखो मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं एरिया. समझ आया? नया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे? नया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे? P1 मल्टीप्लाइड बाय Q1. P1 मल्टीप्लाइड बाय Q1. तो O, P1, E1 एंड Q1. पर आप देखो मैं एक चीज यहां कर रहा हूं, ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू थोड़ी है. टेक्निकली सोचो, ये एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू थोड़ी है. रेवेन्यू क्या होगा? आप ये देखो कि एक्सपेंडिचर तो P1 से देख लिया ना, P1 मल्टीप्लाई बाय Q1. अगर एक्चुअली हम देखें, देखो नॉर्मल केसेस में ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों होते हैं. नॉर्मल केसेस में ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों होते, कोई मसला नहीं था. आप P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, हर केस में यही होता है. पर इनडायरेक्ट टैक्स में कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं. आप देखो P1 तो कंज्यूमर दे रहा है ना, P1 प्रोड्यूसर की जेब में थोड़ी आ रहा है, प्रोड्यूसर की जेब में तो P2 आ रहा है, तो वो P2 से अपना रेवेन्यू देखेगा ना. तो एक्सपेंडिचर देखोगे तो P1 से देखोगे, रेवेन्यू देखोगे तो P2 से देखोगे. तो दिस इज द रेवेन्यू, बट दिस इज द एक्सपेंडिचर, बिकॉज ये अमाउंट तो गवर्नमेंट लेके जा रही है ना. समझ आया? अब आप इसको समझो कि आप सोच रहे होगे कि सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया है. देखो सवाल पे डिपेंड करता है. अगर वो आपसे सवाल में कंज्यूमर सरप्लस पूछ रहे हैं ना, तो ना आप प्रोड्यूसर सरप्लस बताओगे, ना आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओगे. अगर आपसे सवाल में प्रोड्यूसर सरप्लस पूछ रहे हैं तो ना आप कंज्यूमर सरप्लस बताओगे, ना आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओगे. अगर वो आपसे सवाल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछ रहा है तो ना आप प्रोड्यूसर सरप्लस बताओगे, ना आप कंज्यूमर सरप्लस बताओगे. ये डिपेंड करता है ऑन द क्वेश्चन, वो क्या आपसे पूछ रहा है. अगर वो आपसे सवाल में सिर्फ कंज्यूमर प्रोड्यूसर बर्डन की बात करता है तो ना आप कंज्यूमर सरप्लस बताओगे, ना आप प्रोड्यूसर सरप्लस बताओगे, ना आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओगे. जो चीज आपसे वो पूछ रहा है आप सिर्फ उसको वो बताओगे. ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारी चीजें आपसे एक साथ पूछ ले. सिर्फ एक ऐसा सवाल इतने सालों में आया इनडायरेक्ट टैक्स का 12 मार्क का, जिसमें उसने सब पूछ लिया था. वरना नॉर्मली 8 मार्क का सवाल आता है तो या तो सिर्फ कंज्यूमर बर्डन पे होगा, या तो सिर्फ कंज्यूमर प्रोड्यूसर बर्डन पे होगा, या तो सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस पे होगा. और प्रोड्यूसर सरप्लस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आज तक अलग से पूछा ही नहीं है उसने.
समझ रहे हो बात को? तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वो क्या पूछ रहे हैं। वो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वो क्या पूछ रहे हैं। तो सारी चीजें कभी भी एक साथ पेपर में नहीं बतानी होती। तो आप ये नहीं समझना कि मुझे सब पेपर में एक साथ बताना पड़ेगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर ये चीज, और सबसे आखिरी जो टैक्स होता है वो एड वैलोरम टैक्स होता है। और एड वैलोरम टैक्स के हम इतनी टेक्निकल ग्राफ्स नहीं बनाते। हम सिर्फ ये शो कर देते हैं कि ये परसेंटेज टैक्स है, कि अगर आपका बिल $10 है ना तो 10% का टैक्स होगा, तो $1 का टैक्स है। अगर आपका बिल $20 है तो 10% का टैक्स होगा, तो $2 है। इट इज अ फिक्स परसेंटेज, ऑलवेज रिमेंबर इट इज अ फिक्स परसेंटेज। $30 होगा तो 10% का टैक्स है, $3। वर्टिकल डिस्टेंस पहले $1 था, अब $2 है, अब $3 है। तो सप्लाई का डाइवर्जेस अवे, मगरमच्छ के मुंह की तरह खुलता है। मगरमच्छ के मुंह की तरह खुलता है, इट डाइवर्जेस अवे। तो वर्टिकल डिस्टेंस डाइवर्जेस अवे, पहले यूं होता है फिर यूं बढ़ता रहता है। तो इसके हम ग्राफ पेपर में नहीं बनाते, ये सिर्फ एमसीक्यूज में आता है। सही है। तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इससे ज्यादा डिटेल जो है वो पेपर में आपसे वो नहीं पूछेगा। जितना डिटेल था मैंने सब बता दिया।